जरा जरा कल्पना कीजिए, ठीक। एक आदमी है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, हाँ, और कपड़े भी एकदम फटे पुराने, बिल्कुल। एकदम किसी बेघर इंसान की तरह दिख रहा है। ठीक है। वो एक मालगाड़ी में छुपकर बिना टिकट सफर कर रहा है, हाँ। क्योंकि मतलब उसके पास ट्रेन की टिकट के पैसे ही नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा विचार है जो दुनिया के सबसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन को मजबूर कर देगा कि वो इस अजनबी को अपना बिजनेस पार्टनर बना ले। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है ना? एकदम नहीं, ये असल जिंदगी की घटना है। एडविन सी बार्न्स नाम के इस आदमी ने एडिसन के यहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी मांगने का नहीं सोचा था। उसका लक्ष्य एकदम साफ था कि मुझे थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना है। और कमाल की बात यह कि उसने ऐसा कर भी दिखाया। और यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा की जमीन तैयार होती है। बार्न्स की ये जो कहानी है, ये नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच की जो क्राइनैक द्वारा संपादित संस्करण प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच के सबसे दिलचस्प हिस्सों में से एक है। सही बात है। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम स्रोत सामग्री में गहराई तक जाएं। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विचार, लगन और इच्छा शक्ति जैसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिनका कोई वजन नहीं होता, वो आखिर कैसे भारी दौलत और सफलताओं में बदल जाती हैं, मतलब बिल्कुल ठोस भौतिक सच्चाई में। लेकिन देखिए, यहाँ एक पेच है। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो रोज अमीर होने के सपने देखते हैं। हाँ, हर कोई सफल होना चाहता है। तो फिर सब एडविन बार्न्स क्यों नहीं बन जाते? सिर्फ एक सोच और एक प्रबल इच्छा, जिसे हिल बर्निंग डिजायर कहते हैं, उसमें असल में क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है, और इसे समझने के लिए हमें इस बात की गहराई में जाना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। चाहत या महज एक इच्छा तो एक बहुत ही कमजोर सी भावना है, जैसे काश मेरे पास बहुत पैसे होते। हाँ, वो तो एक सपना देखने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब ये चाहत एक प्रबल इच्छा में बदलती है तो वो एक जुनून का रूप ले लेती है। हिल इस किताब में समझाते हैं कि हर भौतिक चीज की शुरुआत ऊर्जा के एक अमूर्त रूप से होती है। हमारे विचार के जो आवेग हैं वे भी ऊर्जा ही है। किताब में इसे ईथर और विचार तरंगों के विज्ञान के रूप में समझाया गया है। थोड़ा रुकिए, ईथर और विचार तरंगे, क्या हम यहाँ किसी तरह के जादू या रहस्य की बात कर रहे हैं? नहीं, जादू नहीं। इसे आप ब्रह्मांड के एक अदृश्य नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। हिल का ये मानना था कि जिस तरह वाईफाई या रेडियो सिग्नल्स हवा में अदृश्य रूप से यात्रा करते हैं, हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देते, एकदम वैसे ही हमारे विचार भी खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब कोई इंसान किसी चीज की इतनी गहराई से इच्छा करता है कि वो उसे पाने के लिए अपने जीवन के हर दूसरे विकल्प को खत्म कर देता है, जैसे बार्न्स ने किया था। सही कहा। तो उसके दिमाग की वो विचार तरंग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करने लगती है। बार्न्स जब एडिसन के सामने खड़ा था तो एडिसन ने बाद में खुद कहा था कि उस युवक के चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो चीख चीख कर कह रहा था कि वो जो लेने आया है उसे हासिल करके ही रहेगा। मतलब बार्न्स ने अपने लिए पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वैसे उसे तुरंत तो पार्टनरशिप मिली नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे बहुत कम वेतन पर साफ सफाई जैसा मामूली काम मिला। लेकिन उसने उसे अपनी हार नहीं माना। वो महीनों तक उस मौके का इंतजार करता रहा। और फिर एक दिन वो मौका आ गया। हाँ, जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई जिसे कंपनी के बाकी सेल्समैन बेचने से कतरा रहे थे, बार्न्स ने उसे एक अवसर की तरह देखा। उसने उसे इतने शानदार तरीके से बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस मशीन को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यही तो प्रबल इच्छा की ताकत है। और इसी का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण स्रोत सामग्री में है, जो लेखक ने खुद अपने परिवार के साथ अनुभव किया था। वो उनके बेटे वाली कहानी? हाँ, उनका बेटा ब्लेयर बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद साफ कह दिया था कि ये बच्चा जिंदगी भर न कभी सुन पाएगा न बोल पाएगा। बाप रे! विज्ञान के हिसाब से ये एक अंतिम फैसला था। लेकिन एक पिता ने इस मेडिकल फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। मतलब ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ एक इंसान की जिद। मानने बच्चों की तरह सुनेगा और बोलेगा। उन्होंने बच्चे के अवचेतन मन में, यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में सुनने की प्रबल इच्छा बोना शुरू कर दी। वो कैसे? भला कोई दवा तो थी नहीं। वे रोज रात को सोते समय बच्चे को कहानियां सुनाते थे और उसे ये यकीन दिलाते कि उसकी ये शारीरिक कमी कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और फिर
एक दिन उन्होंने देखा कि बच्चा रिकॉर्ड प्लेयर के पास अपने दांत गड़ाकर संगीत सुन पा रहा है। अरे वाह! और यहीं पर वो बोन कंडक्शन वाला विज्ञान सामने आता है। ये बहुत ही रोचक बात है। ध्वनि असल में हवा की तरंगे ही तो है। जब बाहरी कान नहीं होते तो वे तरंगे खोपड़ी की हड्डियों के जरिए सीधे अंदरूनी कान की नसों तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। पिता की उस जिद ने प्रकृति का एक लूपहोल खोज लिया था। आगे चलकर जब वो लड़का कॉलेज पहुंचा तो एक नई तरह की हियरिंग एड ने उसके लिए चमत्कार कर दिया। उसने ना सिर्फ साफ सुनना शुरू किया, बल्कि उसी बोन कंडक्शन तकनीक का इस्तेमाल करके लाखों मूक बधिर लोगों की जिंदगी भी बदल दी। इस कहानी का सार यही है कि जब प्रबल इच्छा एक जुनून बन जाती है तो वो आपके दिमाग को उन रास्तों को, उन समाधानों को देखने के लिए मजबूर कर देती है जो सामान्य लोगों को दिखाई ही नहीं देते। तो अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, क्या विचार एक गाड़ी के इंजन की तरह है और प्रबल इच्छा उस इंजन में डाला जाने वाला हाई ऑक्टेन ईंधन? हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब इंजन कितना भी ताकतवर हो, बिना सही ईंधन के वो एक इंच नहीं खिसकेगा। बिल्कुल सटीक। बिना ईंधन के इंजन सिर्फ लोहे का एक ढांचा है। उसी तरह बिना प्रबल इच्छा के विचार सिर्फ एक कोरा सपना है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मान लीजिए किसी के पास ये हाई ऑक्टेन ईंधन है। ठीक है। वो पूरे जोश में अपनी गाड़ी दौड़ाता है, लेकिन तभी सामने एक दीवार आ जाती है। असल जिंदगी की रुकावटें, क्योंकि जब हम कुछ बड़ा हासिल करने निकलते हैं तो असफलता तो मिलती ही है। अगर इच्छा ही सब कुछ है तो आर्यू डार्बी के अंकल अपनी सोने की खदान में क्यों फेल हो गए? और यहीं से हमारी चर्चा उस तत्व पर आती है जो उस इंजन को झटकों और गड्ढों के बावजूद चलते रहने में मदद करता है, और वो है लगन, यानी परसिस्टेंस। डार्बी के अंकल की कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। वो सोने से 3 फीट दूर वाली कहानी। डार्बी के अंकल ने गोल्ड रश के समय खदान खोदी। शुरुआत में उन्हें सोने की एक बहुत अच्छी धार मिली। उन्होंने मशीनें मंगवाई, कर्ज लिया, हाँ, बहुत पैसा लगाया। लेकिन अचानक वो सोने की धार गायब हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो हार मानकर सारी मशीनें एक कबाड़ी को कौड़ियों के भाव बेच दी। और वो कबाड़ी डार्बी के अंकल से ज्यादा स्मार्ट नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत ही समझदारी का काम किया। खदान में खुद फावड़ा चलाने के बजाय उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। अच्छा। इंजीनियर ने उस जगह का मुआयना किया और बताया कि डार्बी के अंकल खदान में मौजूद फॉल्ट लाइंस यानी भूगर्भीय दरारों के विज्ञान को नहीं समझते थे। जमीन के खिसकने से सोने की धार बस थोड़ा सा खिसक गई थी, और पता है वो सोना उस जगह से कितनी दूर था जहां डार्बी के अंकल ने खुदाई रोकी थी? सिर्फ 3 फीट। सोचिए, एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दी, और जब सोना महज 3 फीट दूर था तो उसने कुदाल फेंक दी। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। डार्बी ने बाद में जब जीवन बीमा बेचना शुरू किया तो उसने इस 3 फीट वाले सबक को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया था। अगर कोई ग्राहक बीमा लेने से मना कर देता तो डार्बी उसे अंतिम जवाब नहीं मानता था। डार्बी को लगन का एक और गहरा सबक एक छोटी सी बच्ची से मिला था, और ये 50 सेंट का सबक ना मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत खास है। डार्बी के अंकल एक बहुत ही गुस्सैल और डरावने इंसान थे। एक दिन एक बटाईदार किसान की छोटी सी बच्ची उनके पास आई और अपनी माँ के लिए 50 सेंट मांगने लगी। हाँ, और अंकल ने उसे जोर से डांटा, लेकिन वो बच्ची अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। बिल्कुल नहीं। अंकल ने लाठी उठा ली, लगा कि अब उसे मारेंगे ही। कोई भी आम इंसान उस वक्त वहां से भाग जाता, लेकिन वो बच्ची वहीं खड़ी रही, अंकल की आंखों में आंखें डाली और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए। और नतीजे ने सबको चौंका दिया। उस डरावने विशाल आदमी ने लाठी नीचे रख दी, जेब में हाथ डाला और 50 सेंट निकालकर उस बच्ची को दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्ची डरी नहीं। क्योंकि उस बच्ची के पास शारीरिक ताकत नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी लगन और इच्छा शक्ति थी जिसने सामने वाले की कमजोर इच्छा शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई कमाल है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, डार्बी के अंकल की खदान वाली कहानी में एक और पहलू है। डार्बी के अंकल के पास लगन नहीं थी, इसलिए वे हार गए, लेकिन उस कबाड़ी ने तो माइनिंग इंजीनियर को बुलाया था। हाँ। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ लगन काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए किसी खास तरह के ज्ञान की भी जरूरत होती है? क्योंकि अगर आप गलत दिशा में लगातार कुदाल चलाते रहेंगे तो भी आपको सोना तो नहीं मिलेगा। बहुत सही बात पकड़ी आपने। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि लगन दिशाहीन नहीं होनी चाहिए।
और यहीं पे विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान या स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात आती है। स्कूल कॉलेज हमें सामान्य ज्ञान देते हैं, लेकिन दौलत कमाने या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए विशिष्ट ज्ञान चाहिए। किताब में साफ लिखा है कि ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, ये केवल संभावित शक्ति यानी पोटेंशियल पावर है। ये लाइन बहुत गहरी है। ज्ञान सिर्फ पोटेंशियल है। हाँ, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे किसी निश्चित लक्ष्य के लिए व्यवस्थित किया जाए। कबाड़ी के पास खदानों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके पास ये बुद्धि थी, ये विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान था कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता तो उस इंसान को कहां से खोजना है जो ये जानता हो। एकदम। हेनरी फोर्ड के V8 इंजन की कहानी भी कुछ ऐसी है। फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से कहा कि मुझे एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर वाला इंजन चाहिए। उस समय की तकनीक के हिसाब से 8 सिलेंडरों को एक ही धातु के ब्लॉक में ढालना बिना उसके टूटे या चटके असंभव माना जाता था। हाँ, इंजीनियरों ने साफ कह दिया था ये असंभव है। लेकिन फोर्ड का जवाब क्या था? काम करते रहो। महीने बीत गए, कोई नतीजा नहीं निकला। इंजीनियर बार बार आकर कहते कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फोर्ड अपनी बात पर अड़े रहे। और आखिरकार एक दिन वो रहस्य सुलझ गया। बिल्कुल। फोर्ड का पास शायद खुद वो इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें ये पता था कि विशेषज्ञों से वो काम कैसे निकलवाना है। उनकी लगन ने उस असंभव को संभव कर दिया। तो हमने देखा कि प्रबल इच्छा और लगन कैसे काम करते हैं, लेकिन हम इंसानों के दिमाग में एक और चीज होती है जो इस पूरी प्रक्रिया को दीमक की तरह खा जाती है। क्या? डर। किताब में डर के 6 भूतों का जिक्र है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। ये तो हर इंसान के अंदर होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हिल ने एक 7वीं बुराई का जिक्र किया है जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है नकारात्मक प्रभावों यानी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के प्रति अपने दिमाग को खुला छोड़ देना। मतलब आसपास के लोगों की नकारात्मक बातें? हाँ, हमारे रिश्तेदार, दोस्त या समाज जब हमसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते या ये बहुत मुश्किल है, तो ये बातें एक धीमे जहर की तरह हमारे अवचेतन मन में घुस जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा दिमाग असफलता को अपना सच मान लेता है। तो इस धीमे जहर की काट क्या है? किताब इसके लिए आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन की बात करती है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। एक निश्चित लक्ष्य तय करना, उसे कागज पर लिखना और दिन में 2 बार पूरे विश्वास और भावना के साथ उसे जोर से पढ़ना। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो अगर मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहूं कि मैं करोड़पति हूं जबकि मेरी जेब खाली है, तो मेरा ही दिमाग अंदर से चिल्लाकर कहेगा, किसे बेवकूफ बना रहा है? हाँ, ये होता है। मेरा अपना बुराइयों का डिटेक्टर ही अलार्म बजाने लगेगा। एक कथन को रोज 2 बार पढ़ना क्या सिर्फ खुद को धोखा देना या मन के साथ कोई चाल चलना नहीं है? ये चीज कैसे काम करती है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, और सच कहूं तो ये असल में अवचेतन मन के साथ खेली गई एक पूरी तरह से वैध चाल ही है। इसे समझने के लिए अवचेतन मन को एक बहुत ही उपजाऊ बगीचे की तरह देखिए। बगीचे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या किसी जहरीले पौधे का। अच्छा, वो बस उसे बड़ा कर देता है? बिल्कुल। अवचेतन मन लॉजिक नहीं लगाता, वो भावनाओं पर काम करता है। विनाशकारी और सृजनात्मक विचारों में वो भेदभाव नहीं करता। अगर आप बिना किसी भावना के सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा। वो खराब मोटर की तरह है जिसमें बिजली नहीं है। समझ रहा हूं। लेकिन जब आप उन शब्दों के साथ विश्वास और एक गहरी भावना जोड़ देते हैं तो वो भावना आपके उस लॉजिक डिटेक्टर को बाईपास कर जाती है। अगर आप जानबूझकर सफलता के बीज नहीं बोएंगे तो नकारात्मकता के खरपतवार अपने आप उगाएंगे। डॉक्टर गुंजालेस की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। इस आदमी ने तय किया कि उसे एक तकनीकी संस्थान खोलने के लिए $10 लाख चाहिए। हाँ, उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने अपने अवचेतन मन में इस बात को इतनी गहराई से बैठा लिया कि उसने अखबारों में ऐलान कर दिया कि वो अगर मेरे पास $10 लाख होते विषय पर प्रवचन देगा। और सोचिए, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन जब वे मंच पर गए तो उन्होंने कोई बनावटी बात नहीं की। उनका वो ऑटो सजेशन इतना मजबूत हो चुका था कि वो उनके पक्के विश्वास के रूप में बाहर आ रहा था। और श्रोताओं के बीच बैठे फिलिप टी आर्मर नाम के एक व्यक्ति ने उस भाषण को सुना। हाँ, वे इतने प्रभावित हुए कि प्रवचन खत्म होते ही मंच पर आए और कहा, मुझे आपकी योजना पसंद आई, कल सुबह आ जाना, मैं $10 लाख दे दूंगा। कमाल है ना? तो जब इंसान अपने अवचेतन मन को काबू कर लेता है तो वो एक तरह से
अजेय हो जाता है। लेकिन इंसान की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। किसी एक इंसान के पास सारा ज्ञान, सारा अनुभव या सारा समय तो नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, मास्टरमाइंड और हमारी छठी इंद्रिय। मास्टरमाइंड सिद्धांत, जब आप बहुत बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अकेले दम पर सब कुछ करना नामुमकिन है। ये सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक दिमाग पूरी सद्भावना और एक ही लक्ष्य के साथ जुड़ते हैं तो वे महज 1+1 2 नहीं होते। सही कहा। वे मिलकर एक तीसरा मस्तिष्क या एक अदृश्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो उन सभी की व्यक्तिगत क्षमताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। एंड्रू कार्नेगी ने यही तो किया था। बिल्कुल। उन्हें स्टील बनाना नहीं आता था, उन्हें स्टील की तकनीकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके मास्टरमाइंड समूह में 50 ऐसे लोग थे जो इस विषय के महारथी थे। अगर हम आज की तकनीक से इसकी तुलना करें तो ये ऐसा है जैसे दो स्मार्टफोन आपस में ब्लूटूथ से सिंक हो जाएं और अचानक उन्हें एक विशाल क्लाउड नेटवर्क का एक्सेस मिल जाए। बहुत उम्दा उदाहरण है। कार्नेगी का असली टैलेंट उन सभी स्मार्टफोन्स को एक ही क्लाउड पर सिंक करना था। और किताब सिर्फ इंसानों के आपस में जुड़ने तक सीमित नहीं रहती, ये और भी गहरे पानी में उतरती है, मानसिक टेलीपैथी और अतीन्द्रिय अनुभूति की तरफ। हिल का दावा है कि मानव मस्तिष्क विचार तरंगों का प्रसारण करता और प्राप्तकर्ता दोनों हैं। जब हम अपनी इच्छा को मास्टरमाइंड और लगन के साथ बहुत तेज कंपन पर ले जाते हैं तो हमारा दिमाग सीधे असीम प्रज्ञा यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ जाता है। और यहीं पर वो अदृश्य सलाहकार या इनविजिबल काउंसलर्स वाली बात आती है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखक ने खुद को बेहतर बनाने के लिए रात में अपनी कल्पना में इमर्सन, इब्राहिम लिंकन, थॉमस एडिसन और डार्विन जैसे महान लोगों के साथ काल्पनिक बैठकें की। हाँ, ये बहुत पावरफुल तकनीक थी। लेकिन काल्पनिक बैठकें, क्या ये एक तरह की ध्यान विधि है या सच में हम महान लोगों के ज्ञान को ईथर से डाउनलोड कर सकते हैं? मतलब क्या वे भूतों से बात कर रहे थे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसे किसी तंत्र मंत्र से जोड़कर देखना गलत होगा। लेखक ने खुद स्वीकार किया है कि ये बैठकें पूरी तरह से काल्पनिक थीं, लेकिन इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? आज के न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी और विजुअलाइजेशन के रूप में समझती है। जब आप हर रात अपनी कल्पना में एक महान इंसान की छवि बनाते हैं और उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप असल में अपने दिमाग के सोचने के पैटर्न को बदल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वे बाहर से किसी आत्मा को नहीं बुला रहे थे, वे अपने ही अवचेतन मन की गहराई में छुपी उन क्षमताओं को जगा रहे थे जो उन महान लोगों में थी। बिल्कुल। जब आप खुद से पूछते हैं कि इस मुश्किल हालात में लिंकन क्या करते, तो आपका दिमाग उस असीम प्रज्ञा से जवाब ढूंढने लगता है। इस प्रक्रिया ने उनके अवचेतन मन को इस तरह ट्यून कर दिया कि उनकी छठी इंद्रिय जागृत हो गई। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो असीमित ज्ञान के द्वार खोल देता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें तो सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि दौलत, सफलता और खुशी अचानक नहीं मिलती, वे एक मानसिक अवस्था से शुरू होती हैं। एकदम सही। कोई भी बड़ी उपलब्धि सिर्फ एक अमूर्त विचार से शुरू होती है। वो विचार एक बर्निंग डिजायर में बदलता है। ज्ञान अपने आप में शक्ति नहीं है, ये केवल संभावित शक्ति है। जब इसे मास्टरमाइंड और लगन के साथ व्यवस्थित किया जाता है तब ये सफलता में बदलता है। और रास्ते में जब असफलताएं आती हैं तो लगन उस दीवार को तोड़ देती है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यह है कि जिंदगी एक न्यायप्रिय मालकिन है। जो आप मांगते हैं वो वही देती है। प्रकृति ये नहीं देखती कि आप आज कितने गरीब हैं। हाँ, वो सिर्फ आपकी इच्छा की गहराई देखती है। तो सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है, एक गहरा सवाल है। अगर हमारा अवचेतन मन दिन रात काम कर रहा है और हमारे द्वारा बोए गए हर विचार को वास्तविकता में बदल रहा है, तो आज इसी पल दिमाग के इस बगीचे में कौन सा बीज बोया जा रहा है? क्या वो दूसरों की बातों से उपजे डर का खरपतवार है या उस सफलता का बीज जिसे सच में पाना चाहते हैं? क्योंकि हर महान चीज की शुरुआत उसी एक छोटे से अदृश्य बीज से होती है।